इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। आइए शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। अगले आधे घंटे में देखिए देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को फिर से जेल भेज दिया गया है। नितिन गडकरी मानहानि केस में बॉन्ड नहीं भरने के चलते केजरीवाल को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 6 जून तक 14 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेजा है। 2 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद आज केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया था। जज ने उनसे फिर कहा कि आपको 10,000 रुपए का बॉन्ड भरना ही होगा, लेकिन केजरीवाल बॉन्ड भरने की जगह अंडरटेकिंग देने पर अड़े रहे। अदालत ने सुनवाई के दौरान केजरीवाल को फटकार भी लगाई। जज ने कहा कि पूर्व सीएम होने के नाते आपको कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। अगर फैसले से आप संतुष्ट नहीं है तो हाईकोर्ट जा सकते हैं। जज ने यह भी कहा कि अभी आपको जेल भेजना ही होगा। गडकरी मानहानि केस में पिछली सुनवाई में भी केजरीवाल ने बॉन्ड भरने से मना कर दिया था, जिसके बाद उन्हें 2 दिन के लिए जेल भेजा गया था। इस बार मना करने पर जज ने उन्हें पूरे 14 दिन के लिए जेल भेजा है और अगली सुनवाई 6 जून को होगी। अदालत में पेशी से पहले ही केजरीवाल ने कह दिया था कि वो कतई पर्सनल बॉन्ड नहीं भरेंगे, भले ही जेल जाना पड़े। क्या आप जमानत लेंगे आज बेल बॉन्ड भरेंगे आप? नहीं, अभी नहीं, ऐसे नहीं भरेंगे। क्या आप जमानत लेंगे आज बेल बॉन्ड भरेंगे आप? नहीं, अभी नहीं, ऐसे नहीं भरेंगे। पटियाला हाउस कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने वाले बीजेपी नेता नितिन गडकरी को भी तलब किया है। 6 जून को अगली सुनवाई के दिन गडकरी को कोर्ट में पेश होना होगा। कोर्ट में पेशी से पहले केजरीवाल ने कहा था कि गडकरी के भ्रष्टाचार की जांच नहीं होना विडंबना है। बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने ही मानहानि का केस कर रखा है, जिसमें केजरीवाल को जेल भेजा गया है। बड़ी विडंबना है कि नितिन गडकरी जी के खिलाफ भ्रष्टाचार की आवाज उठाई, उनके खिलाफ तो जांच भी नहीं हुई, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेगी और अपनी बात रखेगी। हाईकोर्ट में अपील करने के लिए बिना बेल बॉन्ड के नहीं छोड़ा जाएगा, क्या कहेंगे? हम अदालत में अगली ऊपरी अदालत में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। अरविंद केजरीवाल की पेशी के दौरान कोर्ट में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कुमार विश्वास, पार्टी के सांसद भगवंत मान समेत कई नेता भी मौजूद थे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जन समर्थन न मिलता देख नई रणनीति बनाने की तैयारी में आम आदमी पार्टी है। आज इसी बाबत शाम 5:30 बजे कार्यकर्ताओं की बैठक भी बुलाई गई है। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर आतंकियों ने हमला बोल दिया। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 4 आतंकवादियों को मार गिराया। दूतावास के सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि हथियारों से लैस बंदूकधारियों ने तड़के दूतावास पर धावा बोला। हमलावरों के रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड से भी हमला किया गया। सुरक्षा बलों और हमलावरों के बीच कई घंटे तक मुठभेड़ चली। अफगानिस्तान में आईटीबीपी के 23 जवानों ने गजब की हिम्मत और हौसले के परिचय देते हुए आतंकवादियों का डट कर मुकाबला किया। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच कई घंटे मुठभेड़ चली, जिसमें सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। मनोनीत पीएम नरेंद्र मोदी ने दूतावास में हमले को लेकर अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय राजदूत से बातचीत की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन के मुताबिक मोदी ने हमले की जानकारी लेते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। The Prime Minister designate Shri Narendra Modi talked to our ambassador. He bolstered the morale of our mission staff there and assured them all help and support in this difficult situation. मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेरात में भारतीय दूतावास पर हुए हमले की निंदा करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि पूरे घटनाक्रम पर मेरी नजर है। अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत से मैंने बात भी की है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास पर हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। राष्ट्रपति के अलावा भी कई बड़े नेताओं ने इसे कायराना हरकत करार दिया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी अफगानिस्तान में हुए हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा, शुक्र है कि सभी दूतावास के कर्मचारी और सुरक्षा में तैनात जवान सुरक्षित हैं। हेरात में भारतीय दूतावास पर हुए हमले को लेकर बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि आतंकी हमले को नाकाम करने वाले आईटीबीपी के जवानों का सलाम। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अफगान हमले की निंदा करते हुए नई सरकार को चेताया। उन्होंने कहा कि अक्सर ऐसे हमलों के पीछे पाकिस्तान में बैठे आकाओं का हाथ होता है। शक की सुई है वो घूम के उन संगठनों के ऊपर गई है जिनके आका एक पड़ोसी देश में बैठे हैं। तो इसलिए जो आने वाली सरकार है उसको भी इसके ऊपर चिंतन करने की जरूरत है।
26 मई को नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ ग्रहण के लिए कई फिल्मी हस्तियों को न्योता दे चुके हैं। इनमें साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत, महानायक अमिताभ बच्चन और सलमान खान का नाम भी शामिल है। जिन मेहमानों को मोदी की तरफ से शपथ ग्रहण में न्योता भेजा गया है उनमें फिल्म अभिनेत्री रेखा और महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी हैं। ये दोनों राज्यसभा सदस्य भी हैं। साथ ही फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर को भी न्योता भेजा गया है। मोदी के शपथ ग्रहण के लिए राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में सबसे पहले मुख्य मंच होगा। मंच के दाईं तरफ मंत्रिमंडल के सदस्य बैठेंगे। उसके ठीक पीछे वीवीआईपी और वीआईपी के बैठने का इंतजाम है। बाईं तरफ प्रेस और सबसे पीछे सामान्य मेहमानों के बैठने की जगह होगी। 26 मई को होने वाले मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए 3000 मेहमानों की लिस्ट तैयार की गई है। समारोह में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य आमंत्रित किए गए हैं। नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल गठन को लेकर मंथन का दौर जारी है। सूत्रों से खबर है कि मोदी का मंत्रिमंडल पिछली सरकार के मुकाबले छोटा होगा। बताया जा रहा है कि कई मंत्रालयों को आपस में मिलाया जा सकता है। भले ही नरेंद्र मोदी छोटा मंत्रिमंडल चाह रहे हो, लेकिन उनकी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी शिवसेना ने बड़े मंत्रिमंडल की मांग की है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मोदी का मंत्रिमंडल बड़ा होना चाहिए। शपथ से पहले नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल का खाका तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है। मोदी ने सभी बीजेपी सांसदों का बायोडेटा मंगवाया है। बायोडेटा के जरिए मोदी इन सांसदों की पेशेवर क्षमता आंकने की कवायद कर रहे हैं। 26 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ के बाद नरेंद्र मोदी विदेशी प्रतिनिधिमंडल को वोट भी दे सकते हैं। सूत्रों से खबर है कि सोमवार की शाम हैदराबाद हाउस में दावत रखी गई है, जहां विदेशी प्रतिनिधियों की अगवानी खुद मोदी करेंगे। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ आएंगे या फिर नहीं, इस सस्पेंस से आज पर्दा उठ जाएगा। मोदी ने नवाज को न्योता भेजा था, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया, लेकिन उनके आने पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कहा जा रहा है कि भारत आने को लेकर नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद में आर्मी चीफ रहील शरीफ से चर्चा भी की है। साथ ही उन्होंने वरिष्ठ मंत्रियों और टॉप ऑफिसर से भी इस बाबत मंत्रणा की। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में जाने का सुझाव दिया है। विदेश मंत्रालय ने भी ये कहा है कि ये अच्छा अवसर है और इस मौके को गंवाना ठीक नहीं होगा। इससे पहले कल पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता तस्नीम असलम ने कहा कि पीएम नवाज शरीफ का पहले ही एक हफ्ते का कार्यक्रम तय है और अगर वो नहीं आ पाते तो किसी वरिष्ठ मंत्री को नुमाइंदा बनाकर भेज देंगे। नवाज को न्योते पर कांग्रेस प्रवक्ता अशकील अहमद ने मोदी पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि इस बात का ख्याल रखना होगा कि कहीं नवाज शरीफ को बिरयानी तो नहीं परोसी जाएगी। हमारे 2 फौजी मारे गए हैं पाकिस्तान के द्वारा बॉर्डर पे, और नवाज शरीफ को बुलाया यहां गया है, तो हम लोगों ने यही कहा है कि बुलाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनको बिरयानी नहीं खिलाई जाए, इस पर देश को जरूर ध्यान रखना चाहिए। मोदी के शपथ ग्रहण में श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे को न्योता भेजने का विरोध जताने एमडीएम के प्रमुख वाइको ने बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मुलाकात की। एनडीए के घटक दल एमडीएमके के मुखिया वाइको ने मोदी को चिट्ठी लिखकर राजपक्षे को बुलावा भेजने का विरोध भी किया है। वाइको ने चिट्ठी में लिखा था कि बीजेपी को श्रीलंका के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण में बुलाने पर फिर से विचार करना चाहिए। सूत्रों की माने तो मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में श्रीलंका के राष्ट्रपति को न्योता दिए जाने से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता भी नाराज हैं। ऐसी खबरें हैं कि वो भी मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से किनारा कर सकती हैं। बीजेपी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले जसवंत सिंह ने आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। सूत्र बताते हैं कि जसवंत बीजेपी में वापसी चाह रहे हैं। दरअसल राजस्थान के बाड़मेर से बीजेपी ने जसवंत सिंह को टिकट नहीं दिया तो वो बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़े। इसके बाद उन्हें बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया था। बिहार के नए मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी आज विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर रहे हैं। आरजेडी के बाहर से समर्थन देने के चलते मांझी को विश्वास मत हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इससे पहले बिहार की सियासत में जबरदस्त उलटफेर देखने को मिला। एक दूसरे की कट्टर विरोधी माने जाने वाली जेडीयू और आरजेडी अब एक साथ आ गए हैं। कल लालू प्रसाद यादव ने नए मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की सरकार को बाहर से समर्थन देने का फैसला किया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वो सांप्रदायिक ताकतों को बिहार से बाहर रखना चाहते हैं, इसीलिए मांझी सरकार को बाहर से समर्थन देंगे, सरकार में शामिल नहीं होंगे। बाहर से
इस सरकार को इसलिए समर्थन देंगे ताकि भाजपा और गठबंधन और फासिस्ट फोर्सेस बिहार में सत्ता पर काबिज न हो। जेडीयू से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि भीतर घात से जूझ रही जेडीयू टूटने वाली है और इसके अध्यक्ष शरद यादव अपने समर्थकों के साथ एनडीए में शामिल होने वाले हैं। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी एनडीए का हिस्सा है। लोकसभा चुनाव में उसने 3 सीटें जीती हैं, जबकि जेडीयू को 2 पर जीत मिली है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि शरद यादव की बातचीत एनडीए के कई बड़े नेताओं से हुई है, वो जल्द ही जेडीयू छोड़ सकते हैं। लोकसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस का मंथन जारी है। शनिवार को पार्टी के संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक को सोनिया गांधी संबोधित करेंगी। 24 मई को होने वाली बैठक में संसदीय दल का नेता भी चुना जाएगा। हार से तिलमिलाए लाए कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने पुराने सहयोगियों से कांग्रेस में आने की गुजारिश की है। एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में दिग्विजय ने कहा, अब वक्त आ गया है कि ममता बनर्जी और शरद पवार कांग्रेस में वापस लौट आएं। इस इंटरव्यू में दिग्विजय सिंह ने मनमोहन सिंह पर भी एक सवाल उठाया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि 2G और कोयला घोटाले को लेकर लगे आरोपों पर मनमोहन सिंह ने राजनीतिक समझ नहीं दिखाई। दिग्विजय सिंह ने इशारों में राहुल गांधी को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद राहुल गांधी को यूपी में ज्यादा वक्त देना चाहिए था। दिग्विजय ने कहा कि पार्टी 10 साल के काम को जनता के बीच सही तरीके से पहुंचा नहीं पाई। कांग्रेस की करारी हार के बाद अब प्रियंका गांधी को पार्टी में लाने की गुहार लगाई जाने लगी है। मनमोहन सरकार में मंत्री रहे केवी थॉमस ने प्रियंका को अहम रोल देने की मांग की है। प्रियंका, when we look at her, we see Indira Gandhi, our great leader. We see a glimpse of Indira Ji in Priyanka. केवी थॉमस ने तो यहां तक कह दिया कि उन्होंने चुनाव से पहले ही प्रियंका गांधी को पार्टी में अहम जिम्मेदारी देने की मांग की थी। For the election, I have been suggesting that Sonia Ji, Rahul Ji and Priyanka have to work together as a single team. कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद ने कहा कि प्रियंका गांधी खुद तय करेंगी कि उन्हें कब पार्टी में आना है। इस दिन प्रियंका गांधी जी की इच्छा होगी कि वो अपना राजनीतिक कार्य क्षेत्र इन दोनों क्षेत्रों से आगे बढ़े। सभी उसका स्वागत करेंगे कांग्रेस में, लेकिन ये निर्णय प्रियंका गांधी जी को लेना है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मनोनीत पीएम नरेंद्र मोदी को बीजेपी की शानदार जीत पर बधाई दी। सूत्र बताते हैं कि सोनिया ने मंगलवार को मोदी के लिए बधाई पत्र भेजा। चुनाव में मिली करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी में खलबली मची हुई है। मंत्री पद से हटाए जाने के बाद अनुराधा चौधरी ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अनुराधा चौधरी राष्ट्रीय लोकदल छोड़कर समाजवादी पार्टी में आई थी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर विधायकों की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें हार के कारणों पर मंथन हुआ। आलाकमान ने अभी और भी नेताओं और मंत्रियों पर गाज गिरने के संकेत दिए हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्यपाल अश्विनी कुमार को अपना इस्तीफा सौंपा। खबर है कि नगा पीपुल्स फ्रंट के वरिष्ठ नेता टीआर जोलियांग राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर मंत्री प्रसाद नैथानी सचिवालय में कैबिनेट की मीटिंग में नंगे पांव ही शामिल होने के लिए पहुंच गए। खबर है कि मंत्रियों में खौफ है कि कहीं मुख्यमंत्री किसी मंत्री को बर्खास्त न कर दे। मनोनीत पीएम नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल के दूसरी बार सीएम बने तुकी को फोन कर बधाई दी। तुकी ने भी नरेंद्र मोदी को जीत की बधाई दी। He congratulated me first, and I also congratulated him, and he expressed his support for the government and for the development in the state. उधर फिर से सांसद चुनकर आए कांग्रेस के निनोंग इरिंग ने भी कहा कि मोदी ने चुनावी कैंपेन के दौरान अरुणाचल के विकास की बात कही थी। उम्मीद है कि मोदी इस पर काम भी करेंगे। नरेंद्र मोदी जी उन्हें बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि उनको यहाँ विकास चाहिए। अरुणाचल प्रदेश वो आए थे और उन्होंने खुद भी कहा था कि इनका विकास का उनमें वो पूरा ध्यान देंगे। गुजरात की नई मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के गांव में जश्न मनाया जा रहा है। मेहसाणा के खरोड गांव को झालरों से दुल्हन की तरह सजाया गया है। 19 साल के लखनऊ के एक लड़के कैसर अली ने अनजाने में पीएम के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को हासिल कर लिया। प्रधानमंत्री का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल
एट पीएमओ ऑन इंडिया उस वक्त कैसर ने हासिल किया जब पीएमओ के ट्विटर को लेकर सरकार और बीजेपी के बीच विवाद चल रहा था। कैसर ने कहा कि यह सब कैसे हो गया, इसका उसे अंदाजा भी नहीं लगा। कैसर के मुताबिक वो अपने ट्विटर हैंडल को अच्छा नाम देने की कोशिश कर रहा था। हालांकि विवाद के बाद आधे घंटे के अंदर ही कैसर ने अकाउंट को बदल दिया। बाद में कैसर ने इसके लिए माफी भी मांगी। मनमोहन सिंह जब पीएम थे तो पीएमओ इंडिया ट्विटर अकाउंट शुरू किया गया था। यूपीए 2 की सरकार गिरने के बाद मनमोहन सिंह ने पीएम पद से इस्तीफा दिया तो उनके इस ट्विटर अकाउंट को पीएमओ इंडिया आर्काइव कर दिया गया था। विदेशी बैंकों में जमा हुए काले धन की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते के अंदर एसआईटी बनाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को विदेशी बैंकों के भारतीय खाताधारकों के नाम और जर्मनी की ओर से उपलब्ध कराए गए संबंधित दस्तावेज की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया। तुलसीराम प्रजापति फर्जी मुठभेड़ मामले पर अमित शाह पर सुनवाई 6 जून तक चल गई है। आईबी के पूर्व प्रमुख राजीव माथुर नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुनाफा वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान 10,891 करोड़ रुपए रहा। संसद भवन के तीसरे फ्लोर पर आग लगने से हड़कंप मच गया। आग पर वक्त रहते काबू पा लिया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में सुपारी बुरादे के गोदाम में भीषण आग लग गई। दिल्ली के नेपसराय इलाके में एक 4 मंजिला मकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। नागपुर के गोकुलपेट इलाके में एक इमारत में भीषण आग लगी। आग से एक ही परिवार की 3 महिलाएं और 2 बच्चों की जलकर मौत हो गई। पटना के खाजे कला इलाके में एक युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। राजस्थान के कोटा में एक बार के अंदर कुछ लड़कों ने जमकर हंगामा किया। दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव इलाके में हथियारबंद बदमाशों ने एक एमआरआई सेंटर में लूट की वारदात को अंजाम दिया। अमृतसर में एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग ने एक कार से चेकिंग के दौरान 1 किलो सोने की ज्वेलरी और बिस्किट बरामद किए। नकली आईपीएस अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने वाले एक शातिर शख्स को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया। इंदौर में 2 महिलाओं ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें पसंद की नौकरी नहीं मिलने से परेशान होने की बात की गई है। हरियाणा के रेवाड़ी में एक रेप पीड़िता को मरने के बाद इंसाफ मिल सका। कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा और 7,000 रुपए का जुर्माना लगाया। राजस्थान के जोधपुर में डॉक्टर रसन मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर्स ने फेयरवेल पार्टी के दौरान शराब पीकर जमकर जश्न मनाया। मेडिकल के छात्र शराब की बोतलों के साथ डीजे पर ठुमके लगाते रहे। वहीं हॉस्पिटल में मौजूद मरीजों को शोरगुल से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों तक अपनी पहुंच और आसान बनाने के लिए गुड़गांव पुलिस ने खास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन में गुड़गांव पुलिस के सभी थाने, एसएचओ, एसपी, डीसीपी और सीनियर अधिकारियों के नंबर और कई हेल्पलाइन नंबर मौजूद हैं। देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी फ्लिपकार्ट ने ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी मिंत्रा को खरीद लिया है। देहरादून की ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट कमल घनसाला ने कहा कि उनका मकसद छात्रों का मनोबल बढ़ाना है। भारत के सबसे बुजुर्ग क्रिकेटर माधव मंत्री का मुंबई के लीलावती अस्पताल में निधन हो गया।